हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी, ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आज जो हम करेंगे सिकंदर के आक्रमण पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। इसमें हर बात पे जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू, और ये भी जानेंगे कि सिकंदर के जो है राजनीतिक स्थिति में उसने किस तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाए और इसकी हार कैसे हुई। तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है एससीपी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय देश की राजनीतिक वातावरण में कई परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो गए थे। और ये वह समय काल था जहाँ पर जो है भारतीय राजाओं की जो है पोल खोल दी। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारत राजनीतिक खंडों में बटा हुआ था। भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी और भारत में कई छोटे छोटे राज्य और राजतंत्र और कबीले गणतंत्र थे जो आपसी ईर्ष्या दोष के कारण लड़ते झगड़ते थे। कहते हैं जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा के चला जाता है। इसलिए यह सिकंदर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार करने योग्य भी नहीं थे बहुत महान राजा, कहते हैं थे बहुत महान राजा, लेकिन आपसी संघर्ष के कारण वो सिकंदर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार करने में भी सफल नहीं हो सके। और सिकंदर ने इन राजाओं की आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाया और उसे कहीं भी सामूहिक विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जिसके अंदर सिकंदर के आक्रमण पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति के जो है हमें चर्चा कर रहे हैं चैप्टर। इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिकंदर की जीत तथा भारतीयों की हार के कारण। देखिए सिकंदर की जीत किन कारणों से हुई और भारतीय राजाओं की हार का क्या कारण था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम सिकंदर की जीत की और भारतीय राजाओं की हार की एनालाइज करें तो हमें सबसे प्रथम जो है राजनीतिक एकता की कमी नज़र आती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय राजाओं में राजनीतिक एकता की कमी थी। कहते हैं कोई भी शासक हो, कहते हैं आपसी मनमुटाव चलती ही रहती है, लेकिन जब देश पर सवाल उठता है तो हर एक पार्टी को, हर एक राजा को एक हो जाना चाहिए और अपने दुश्मनों को जो है डट के मुकाबला करना चाहिए। कहते हैं आज भारत भी इन्हीं दुष्कर्म चक्रों से जूझ रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो होते हैं
बड़े बड़े मंत्री लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे होते हैं और सांप्रदायिक दंगा फसाद मारकाट ऐसी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। तो कहते हैं जब आपस में आप लड़िएगा झगड़िएगा तो जर्नल सी बात है दूसरा व्यक्ति जो है बहुत आसानी से भारत का फ़ायदा उठा ले जाएगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर आया है कि जब सभी पार्टियों ने मिलके भारत जो नाम है इंडिया जो है बनाया, एक पार्टी बनाया, दूसरे नेता ने क्या किया, भारत के नाम ही चेंज करने पर अवतालू हो गए। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या की भावना है। कहते हैं हमें कुछ भी करने का पूरा स्वतंत्रता है, हम नाम रख रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है, कुछ भी नाम रख के। लेकिन ये कौन सा रूल है कि आप जो है भारत का नाम ही चेंज करने पर आप अतुल हो जाओ? ये तो ईर्ष्या की भावना हुई। और ये ईर्ष्या की भावना आज हमारे राजनीतिक में भी देखने को मिलता है। कहते हैं इतने बुद्धिजीवी है, इतने महान महान कार्य किए हैं, और कोई व्यक्ति छोटा कार्य कर जाए और वो देश के लिए सही ना हो तो वो सब कहते हैं तैसे का वैसा ही रह जाता है फिर, क्योंकि एक इंसान की गलती उसको ले डुबोता है, चाहे वो जितना मर्जी महानता का काम क्यों ना किया हो। तो यही बात यहाँ पर आता है कि भारतीय राजा, पोरस जैसे राजा, अम्बी जैसे राजा इतने शक्तिशाली, और कहते हैं धरानंद के शासनकाल में इतने शासन होने के पश्चात भी यहाँ पर सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया और भारत पर जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जहाँ पर 80-80 लाख और 80-80 हज़ार सैनिक हो, हाथी घोड़े हों, वहाँ पर दूसरे राज्यों को आना और आसानी से सफलता प्राप्त कर लेना बहुत ही एक अजीब बातों की तरफ इशारा करता है। और यही नहीं, इन्होंने इनसे भी नहीं सीखा, कहते हैं अलेक्जेंडर से भी नहीं सीखा। जब बाबर भारत में आक्रमण किया तो उस समय भी ये दशा उसी तरह थी जैसे जो है यहाँ पर सिकंदर को मिली। उस समय भी राजा जो है बाबर को निमंत्रण भेजा, और आपको पता है पानीपत की युद्ध जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो समस्या वैसा का तैसा ही रहता है। लोग शिक्षा नहीं लेते हैं इतिहास से कि ऐसी गलती करेंगे तो हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ अपना हम की भावना दिखाते हैं कि हम आपसे बड़े हैं। अरे भाई, बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, आप जो है भारत के नेता हो और आपको जनता ने चुन के भेजा है, तो आपका भारत के प्रतिनिधि करें, ना कि आपसी रंजिश में जो है भारत को बर्बाद करें और भारत को तहस नहस करें। तो यहाँ पर राजनीति एकता की सबसे बड़ी कमी नज़र आई, और इसका फ़ायदा सिकंदर ने बहुत ही आसानी से, और उसके साथ जो है बाबर जब भारत में आया था तो उसने भी बहुत आसानी से जो है यहाँ के राजाओं को कुचल के अपनी शासन व्यवस्था जो है कायम कर सका। तो सिकंदर का जो जीत यहाँ पर होती है, देखिए 22 साल की उम्र में इसे शासन करना शुरू किया था। 22 साल, जो कि बहुत काफ़ी कम उम्र था। कहते हैं 20 साल की उम्र में शासन में बैठा और 22 साल की उम्र में कई राज्यों पर उसने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद जब जीत हासिल किया तो उसको भारत की लालसा जो पहले से ही बनी हुई थी वो लालसा और भी मजबूत हो गई। और जब वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर अम्भी और पोरस के बीच आपसी रंजिश है, आपसी शत्रुता है, तो इसका पोरस ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अम्भी ने बहुमूल्य उपहारों से जो है यहाँ पर अलेक्जेंडर का स्वागत किया और पोरस के खिलाफ जो है उसको भड़काया और उसे युद्ध करने के लिए जो है उसको प्रेरित किया और उसको साथ भी दिया युद्ध में। यानी अपना घर के जो राजा है अपने ही घर को बर्बाद करने को अतुल हो गए। और इससे क्या परिणाम निकला कि यहाँ पर अलेक्जेंडर कई क्षेत्रों में अधिकार करने में सफल हो गया। कहते हैं अगर उसके सैनिक थके हुए नहीं होते और उसकी मृत्यु नहीं होती तो भारत में वो दोबारा आता और पूरे भारत पर अपना कब्जा हासिल कर सकता था। और 33 वर्ष की मृत्यु के कारण उसने जो है अपनी पूरी शासन व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित न कर सका। लेकिन देखा जाए तो एक बात तो साबित यहाँ पर कर ही दिया कि यहाँ पर जो है राजनीतिक एकता की कमी, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी और भारत छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था और यह प्रदेश आपसी ईर्ष्या और दोष के कारण आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। आपसी ईर्ष्या के कारण वे किसी भी विदेशी आक्रमणकारी से टक्कर लेने के लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने में योग्य नहीं थे। कहते हैं जब आपस में आप लड़िएगा तो विदेशियों से कैसे मुकाबला कीजिएगा। और आज भी वही हो रहा है
विदेशी कंपनी भारत में जो है अपनी पैठ बनाती चली जा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती चली जा रही है। और ये शायद बड़े बड़े बुद्धिजीवी को ये बात समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि जर्नल सी बात है, ये साफ है और बड़े बड़े एनालाइजर यही बात कहेंगे। कहते हैं कभी किसी की बातों का जो है हमें तूती नहीं करना चाहिए। कहते हैं आज हमें संयुक्त मोर्चा तैयार करने की ज़रूरत है और जो विदेशी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशी चीज़ें जो हमारे देश में निवेश कर रहे हैं और हमारे देश को खोखला करने की विचारधारा से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए कमज़ोर कड़ी साबित होगी। और ये बात कहते सिकंदर के समय काल में भी हुई और बाबर के समय काल में भी हुई और अंग्रेज़ के समय काल में भी यही देखने को मिला। कहते हैं ये 3 कालों से हमने कुछ भी शिक्षा नहीं लिया और आज भी हम वही रणनीति अपना रहे हैं जो उस समय देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने नीति का अनुसरण करवाया और वही जो कहते सिकंदर ने करवाया और बाबर ने जो नीति सोचा वही कार्य आज हम करते चले जा रहे हैं। और वो कमजोरियां हमारे लिए जो है आगे चल के बहुत बड़ा जो है सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा करेगा, क्योंकि भारत जैसे मर्जी हो, भारत जो है एक अलग देश है, ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर सभी नेताओं को आपसी सहयोग विचारों से भारत के जो है प्रतिनिधि करना चाहिए, क्योंकि उनका भी कई क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधि होते हैं और कई राज्य से वो भी चुने हुए होते हैं। तो जर्नल सी बात है, आप सही रास्ते पे जो है भारत को आगे बढ़ाइए, नहीं तो भारत फिर से वही जो है कुछ चक्र में फंसेगा जो पहले हम 3 दशकों में देख चुके हैं। भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का सिकंदर ने भरपूर फ़ायदा उठाया और शासकों के आपसी झगड़े और सिकंदर की सफलता का कारण भी बना, क्योंकि आपसी झगड़ों में सिकंदर ने पूरी अपनी जो है रोटी सेक ली। राजा पोरस और तक्षशिला के शासक अंबी की आपसी शत्रुता के कारण सिकंदर के लिए भारत पर विजय प्राप्त करने और भी आसान हो गया, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे और अंबी ने यहाँ तक कि सिकंदर को जो है स्वागत भी किया, बड़े बड़े बहुमूल्य वस्तु दे के उसने स्वागत किया। तो ये राजनीतिक एकता की कमी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था सिकंदर के जीत के लिए और भारतीय राजाओं की हार के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिकंदर का श्रेष्ठ नेतृत्व। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि सिकंदर भारत पे आक्रमण करने से पहले कई क्षेत्रों पर विजय हासिल कर चुका था और ये उसके लिए सबसे बड़ी जो थी बात थी। जब उसने कई क्षेत्रों पर जीत हासिल कर लिया तब जाके वो भारत पर जो है ललायित हुआ और उस समय भारत की जो कंडीशन थी वो उसके फेवर में था, क्योंकि यहाँ पर आपसी संघर्ष चालू था और ये बहुत बड़ी बात थी। और पहली बार यूनानी जो है व्यक्ति ने भारत पर जो है अपना शासन लागू करने में सफल हुआ। कहते हैं अगर सिकंदर की 33 वर्ष के उपरांत मृत्यु नहीं होती तो सिकंदर भारत में दोबारा आता और पूरे भारत को अपने कब्जे में करने में सफल होता। कहते सिकंदर का सबसे बड़ा इसका कारण था सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व। सिकंदर की भारत पर सफलता का मुख्य कारण उसका श्रेष्ठ नेतृत्व था। सिकंदर एक होशियार सेनापति था जिसने भारत में आने से पहले कई युद्ध लड़े और उसमें विजय भी प्राप्त उसने किया। अब वह बहादुर, साहसी, निपुण और वीर था और दुनिया का सबसे महान विजेता भी था। वह युद्ध लड़ने के पश्चिमी तरीकों से पूरी तरह परिचित था और इन तरीकों का उसने भारत में इस्तेमाल भी किया और युद्ध भी जीता। तो वो सब सिकंदर का श्रेष्ठ नेतृत्व था और भारतीय राजाओं का जो है कायरता था। कहते भारतीय राजाएं कमज़ोर नहीं थी, लेकिन आपसी संघर्षों के कारण वो खोखला और कमज़ोर होता चला गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है यूनानी सैनिकों में अनुशासन। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति कोई युद्ध नहीं जीत सकता। यहाँ पर सैनिक का अनुशासन होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे आपने देखा भी सुना भी होगा कि बाबर के 10,000 सेना ने जो है 1 लाख भारतीय सेना पर भारी पड़ गया और अपना जो है राज्य स्थापित करने में बाबर सफल हुआ। तो इसका कारण था नेतृत्व। कहते हैं सैनिक का अनुशासन में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यही बात यूनानी सैनिकों में देखा गया। यूनानी सैनिकों में अनुशासन की बहुत भरमार थी। सिकंदर के भारत पर विजय का एक और कारण यूनानी सैनिकों में अनुशासन का होना था और वो भारतीय सैनिकों के मुकाबले युद्ध में ज़्यादा निपुण थी और बहुत काफ़ी साहसी थी। उसके पश्चात आता है उत्तर पश्चिम प्रदेशों के कबीलों और राजतंत्रों में एकता न होना।
कहते हैं एकता की पाठ हमने बचपन से पढ़ा है कि एकता में बल है, लेकिन भारतीय राजाओं ने कभी भी एकता के बल पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण जो है कई बार जो है भारत गुलामी की दास्तां में गुजरा और दूसरे शासक ने यहाँ पर आके शासन किया। कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत की सीमाओं पर स्थित कबीले और राजतंत्रों में एकता न होने के कारण सिकंदर भारतीयों के जीतने में सफल रहा, यानी भारतवासियों को जो है हराने में सफल रहा, और ये उसकी सबसे बड़ी जो है नीति का एक मुख्य पाठ था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अम्भी और राजा पोरस की आपसी शत्रुता, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि अम्भी और राजा पोरस की आपसी शत्रुता ने जो है पोरस को जिताने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तक्षशिला के राजा अम्भी और पोरस की आपसी शत्रुता ने सिकंदर के लिए भारत पर विजय पाना बहुत ही सरल और आसान कर दिया। अम्भी ने पोरस को नीचा दिखाने के लिए सिकंदर को कीमती तोहफे भेजकर उसकी मदद की और अपनी सेनाएं भी उसके लिए भेजी, जो बहुत बड़ी बात थी। यानी अपने ही देश के व्यक्ति को हराने के लिए विदेशियों का सहारा लेना, ये अम्भी के लिए जो है देशद्रोही का जो है परिचालक बन गया, क्योंकि अपने देश का नमक खाते हुए उसने जो है पड़ोसी देशों के सैनिक की सहायता किया। ये बहुत बड़ी बात आती है इतिहास में। कहते हैं अम्भी देशद्रोही था और यही सिकंदर के सफलता का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि जब अपने ही देश में देशद्रोही हों तो जो है बाहरी देशों से आए हुए व्यक्तियों को सफलता पाना बहुत ही आसान हो जाता है। सिकंदर का रात के समय झेलम नदी पार करना ये भी सफलता का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जिस समय पोरस और देखा जाए सिकंदर में युद्ध छिड़ा, उस समय देखा जाए तो सिकंदर इस पार आना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो नदी में बाढ़ आ गई, और उस समय सिकंदर ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से रात के समय झेलम नदी पार करने का निर्णय लिया। और रात्रि के समय नदी पार करना कोई आसान कार्य नहीं होता है, और यह सब बहुत मुश्किल था, परंतु सिकंदर ने बिना भयभीत हुए रात के अंधेरे में अपनी सेना के साथ कुछ मील पैदल जाकर जो है एक कम चौड़ी रास्ते से नदी को पार किया, और इस तरह उसने पोरस जैसी शक्तिशाली राजा को हरा दिया। कहते हैं उस समय पोरस काफ़ी शक्तिशाली राजा था, उसके पास ऐसा कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी जो सिकंदर के हराने के लिए जो कम रहे। सिकंदर को हराने के लिए उसके पास सब चीज़ की व्यवस्था थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही देश के लोग देशद्रोह बन जाए तो दुश्मनों को हराना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, और यही चीज़ इस इतिहास में भी हमें देखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिकंदर के विश्व विजय होने का प्रबल इच्छा। देखिए कहते हैं इंसान की इच्छा भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप अपने मन में इच्छा रख चुके होंगे कि मुझे बीए क्लियर करना है, तो वो आपकी इच्छा ही आपको विजय हासिल करवाएगा, लेकिन आप समय समय पर अपने आप को जो है इसमें कमज़ोर पाइएगा तो वो आपको असफलता की तरफ ले जाएगा। सिकंदर का कहते हैं बचपन से ही जो है भारत पर काफ़ी उसका मन था, भारत के देखने का मन था, उसको जानने का मन था, और इसकी भौगोलिक स्थिति का जो है अध्ययन करने का मन था। सिकंदर के विश्व विजय की आकांक्षा पूरा करने का प्रबल इच्छा था, और दृढ़ निश्चय उसकी सफलता के कारण बना, और अपने विश्व विजय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो हर प्रकार के मुश्किलों का सामना करने को तैयार था। देखिए जो बच्चे हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है मुश्किलों का सामना करते हैं और मेहनत करते हैं, वो कामयाबी भी यहाँ पर उनको कदम चूमती है। सिकंदर का भी जो दृढ़ इच्छा थी और इसके लिए वो हर कुछ करने को तैयार था, हर संभव कोशिश करने को तैयार था। इन्हीं कारणों से जो है सिकंदर को विजय हासिल हुई। इसलिए सभी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करते हुए वो सफलतापूर्वक अपने शत्रुओं को पराजित करता रहा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष खराब मौसम भारतीय सैनिक के लिए रुकावट पैदा किया। भारी बारिश के कारण युद्ध भूमि पर जो है फिसलन हो गई, जैसे पोरस के धनुर्धारी भी जो है कुशलतापूर्वक न लड़ सके, क्योंकि बारिश होने के कारण जो था ज़मीन गीली थी, और ज़मीन गीले होने के कारण सभी सैनिक जो है आपस में टकरा रहे थे, जो कि बहुत काफ़ी जो है ख़राब मौसम के कारण जो है हारा। पोरस के रथ दलदल में फंस गया, और इन्हीं कारणों से सिकंदर पोरस को पराजित करने में सफल रहा। अब देखिए यहाँ पर सिकंदर ने बहुत चापलूसी का जो है परिचालक दिया कि जब पोरस के रथ जो है दलदल में फंस गया
तब जाके जो है उसने उस पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। अब देखिए हमारे देश का एक परंपरा है कि जब दुश्मन जो हो कोई मुसीबत में हो उस समय हम उस पर वार नहीं करते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं महाभारत के चैप्टर में कि जब वहाँ पर आपको पता है जब कर्ण का रथ फंस गया था तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाने से साफ इनकार कर दिया था कि मैं उसको मार नहीं सकता। लेकिन जब कृष्ण ने बताया कि कर्ण जो है अपने हाथों में धनुष ले रखा है, दूसरे हाथ में बाण ले रखा है, तब जाके अर्जुन ने जो है उस पर बाण चलाई। यानी जो है निशस्त्र शस्त्रों पे जो है शस्त्र उठाना हमारे देश की परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर ने न कोई परंपरा का परवाह किया न जाना, क्योंकि वो यूनानी था और यूनानी तो सिर्फ जो है मौके का फ़ायदा उठाना जानता है। और यही काम यहाँ पर जो है सिकंदर महान ने किया कि पोरस के जब रथ दलदल में फंस गया तो उसने उस मौके का जो है भरपूर फ़ायदा उठाया और सिकंदर ने पोरस से बहुत आसानी से उसको हरा दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय सैनिक को युद्ध लड़ने के परंपरागत तरीके। भारतीय सैनिक को युद्ध लड़ने की जो टेक्निक थी परंपरागत थी, हथियारों को चलाना, तलवारों को चलाना। कहते हैं इससे जो है हम ऐसे यूनानी शत्रुओं को जो है हराना हमारे भारतीय वासियों के लिए संभव नहीं था। अगर वो परमाणु बम के बारे में सोचते हैं तो अगर हम यहाँ पर चाकू लेके चलते हैं तो संभव कहाँ से हो सकता है जीतना। तो देखा जाए तो उस समय यूनानी जो सैनिक थे हर शस्त्र से परिपूर्ण थे, लेकिन भारतीय सैनिक में जो था उनके पुराने परंपरा के तरीके थे। तो अब देखिए कैसे बात बन सकता था। भारतीयों ने युद्ध भूमि में परंपरा तरीकों का इस्तेमाल किया और भारतीय योद्धा रथों और हाथियों पर युद्ध लड़ने लग गए। जीत के उपलक्ष्य में तो यह सब ठीक था, परंतु पराजय के उपलक्ष्य में हाथियों ने जो है लाभ की बजाय हानि पहुंचाई। पोरस की सेना के हाथी यूनानी धनुधारियों में बांधों में जख्मी होकर इधर उधर भागने लगे और अपनी ही सेना कुचलने लग गए। दूसरी तरफ यूनानी सैनिक युद्ध भूमि में तेज घोड़े पर बिना किसी रुकावट के भाग सकते थे। यूनानी सैनिक जो थे युद्ध भूमि में तेज घोड़े पर बिना किसी रुकावट के भाग सकते थे और भारतीय जो हाथी का उन्होंने प्रयोग किया वो हाथी जो है घायल होने के कारण इधर उधर तितर बितर हो गए और भागने लगे और भारतीय सैनिक को ही भी कुचलने लग गए। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय सैनिक के जो युद्ध में परंपरागत तरीकों का प्रयोग करना उनको जो है हार का सबसे बड़ा कारण बना। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सिकंदर की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता। सिकंदर एक साहसी और सफल सेनापति था और एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी था और वह जानता था कि विजय प्रदेशों पर यूनानी शासन होने पर विद्रोह भड़केगा, इसलिए उसने अम्बी और पोरस को आपसी मित्रता करवा दी और विजय प्रदेशों को अम्बी और पोरस को अभिभार में विभाजित कर दिया। अपनी चालाकी और कूटनीति से सिकंदर ने उन्हें जीत भी लिया और इससे वो भारत में और प्रदेशों को जितना आसान हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदर की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता थी। बेशकली अगर हम बात यहाँ पर करें कि इसको आपस जाना पड़ गया सिकंदर को, तो इसका कारण जनरल सी बात था कि उसने उसके जो है सिर्फ यहाँ पर 19 महीने ही व्यतीत किए। तो देखा जाए तो सिकंदर ने सिर्फ 19 महीने ही भारत में व्यतीत किए, जिसके कारण उसके सैनिक युद्ध करते करते थक चुके थे और वो बीमार भी हो गए और उन्हें युद्ध लड़ने और अधिक प्रदेश जीतने में कोई रुचि नहीं दिखाई। परंतु मुख्य कारण ये भी बना कि जब उन्हें मगध के राजा नंद की शक्ति और वीरता के बारे में पता चला, जो कि आपको पता होगा कि धनानंद था उसका सबसे आखिरी वंशज, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के जो है अपना शासन की स्थापना किया। लेकिन नंद जो था बहुत शक्तिशाली और बहुत ही कामयाब राजा था। उसकी महानता की जो बातें सुनी सैनिकों ने, उसके बाद उसने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया और इसके कारण जो है युद्ध को अधूरा छोड़ के सिकंदर को वापस अपना देश लौटना पड़ा। और कहते हैं लौटने के तुरंत उपरांत उसको बुखार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं 33 साल की उम्र में मृत्यु होना बहुत ही दुष्कर्म बात है, बहुत ही हैरानी वाली बात है। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर वो जीवित रहता तो दोबारा भारत पर आक्रमण करता और भारत के सभी प्रदेशों को जीत लेता। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टोरी थी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर मैंने कहानियों की तरह आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक, अगर इन बातों को अच्छे से समझते हो, बार बार वीडियो देखते हो,
तो जर्नल सी बात है, करत करत अभ्यास है जरमती हो सुजान, रस्सी आबद जात तो सिल पे परत निशान। और बार बार आप कोशिश करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, तो जर्नल सी बात है ये सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और मुंह पे रट जाएगा। क्योंकि बार बार करने से, बार बार कोशिश करने से ही जो चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। तो आप तो इस सिंपल सा किताब है, इसको याद क्यों नहीं कर सकते? तो बार बार कोशिश कीजिए, बार बार जो है दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में तिरपान सेंटर का हेल्प कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर कीजिएगा तो क्या पता वो शेयर आपके ही काम आ जाए। कभी कभी होता है कि आपके आगे जो बच्चा बैठता है वो भी तिरपान सेंटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, आप भी जुड़े हुए होते हो, और आप का पेपर जो होता है वही चीज़ याद करता है जो वो भी वही याद करता है। कोई पॉइंट अगर आप भूल जाते हो तो वो भी बच्चा आपका है सहायक साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसलिए तिरपान सेंटर कहता है कि सहायता कीजिए दूसरे बच्चों का, आपका सहायता स्वयं ही हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरे का जो मदद करता है उसका कोई ना कोई रूप में स्वयं ही मदद हो जाता है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना मन से नहीं निकलना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सकेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो आप उन सारे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए। जो सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आ रहा है, रेड दिख रहा है, उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।